aspirants, I am Anuradha and in this video I will be talking about collision theory of chemical reactions. ठीक है, ये एक theoretical part है. इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ जो छूट गई थी पहले. देखिए, जैसे ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम्स हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो ऑर्डर बताइए उस हिसाब से. ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए 3 टाइम्स कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी. वैसे ही यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है हमने 2 टाइम्स कर दी और रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है. ये कैसे किया आपने? ये मतलब कॉमन सेंस की बात है. अब देखिए इसको डिराइव मतलब इन सबको रिलेट करके एक फार्मूला जैसा बना दिया है कि कंसनट्रेशन टाइम्स ऑर्डर इज इक्वल टू रेट टाइम्स. मतलब क्या है? कंसनट्रेशन कितने टाइम बढ़ रहा है टू द पावर ऑर्डर इज इक्वल टू रेट टाइम्स. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं. कंसनट्रेशन 2 टाइम्स हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें नहीं पता है, टू द पावर एन. रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. ये तो सिंपल से था. अब देखिए यहाँ पे कैसे कि मान लेते हैं कंसनट्रेशन इज़ 2 टाइम्स और रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है 5 टाइम्स. ओके, अब पूछा है कि ऑर्डर बताइए, तो ये तो ऐसे सिंपली होगा नहीं. फिर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, कंसनट्रेशन टाइम्स टू द पावर ऑर्डर इज इक्वल टू रेट टाइम्स. तो कैसे करेंगे? 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 5. अब इसको सॉल्व करने की बात आती है कि कैसे सॉल्व करेंगे. तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए. लॉग 2 की पावर एन इज इक्वल टू लॉग 5. ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एन लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 5 की वैल्यू आपको पता होगी 0.7, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये एन लॉग 2 होगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.7 अपॉन लॉग 2. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे 0.7 अपॉन लॉग 2 की वैल्यू फिर वहीं 0.3010 होती है, 0.3 लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7/3 और 2.3. तो ये कराने का मतलब ये था कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा तो हो नहीं रहा था. ओके, हाँ, तो वो कर दिया हमने. अब बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की. जैसा कि मैंने बताया ये एक थियोरेटिकल पोर्शन है. तो देखिए, गिवन बाय मैक्स स्ट्रोड्स एंड विलियम लुइस, कोई मतलब नहीं है, नॉलेज के लिए है. इस मतलब ये थ्योरी क्या स्टेट करती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या है? जो मतलब रिएक्शन होती है तो उसमें कॉलिजन होता है रिएक्टिंग स्पीशीज़ का, तो कितना कॉलिजन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड, उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, आप ये ध्यान रखना, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड. ठीक है, आगे देखिए. जनरली इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर गैसियस रिएक्शन. गैसियस रिएक्शन के केस में क्या होता है? इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो 10 to the power 25 to 10 की पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. किसके केस में? इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस. ओके, उसके बाद देखिए, दोज कोलिजन विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन. अब ऐसा तो है नहीं कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उतने ज़्यादा मतलब कोलिजन का प्रोडक्ट जो है मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है. तो जितने कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा उनको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, अब देखिए, फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव देयर आर 2 बैरियर्स. ठीक है, अब इतने सारे कोलिजन हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए हमें कौन कौन से बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे ये दिखना है. पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर. तो मैं एक एक करके आपको ये बताऊंगी. तो पहले हम बात करेंगे एनर्जी बैरियर की. तो एनर्जी बैरियर में 2 तरह की एनर्जी मतलब हमें क्रॉस करनी पड़ेगी. पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं कि क्या चीज़ है ये. इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट अ रिएक्टेंट शुड हैव इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट. मतलब क्या है कि जो मतलब इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनने के लिए. ठीक है, उस रिएक्टेंट को पोजेस करनी पड़ेगी इतनी एनर्जी कि ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. इसको क्या बोलते हैं? ई थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड एनर्जी. मतलब ये क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ठीक है, हाँ, तो देखिए हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर ली. उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की. जैसा कि मैंने आपको बताया 2 एनर्जी बैरियर क्रॉस करने होते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट. मतलब मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से कितनी उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. उसको और एक तरह से स्टेट कर सकते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required to reach the threshold
और टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी हम बाहर से कितनी दे रहे हैं कि ताकि उसकी एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड तक पहुंचा सकें कि एनर्जी बैरियर वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये दोनों ग्राफ आपने देखे होंगे कभी ना कभी, बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की से ग्राफ के बारे में। देखिए ग्राफ क्या है? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे है रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, ई रिएक्टेंट की एनर्जी मतलब पहले उसके पास कितनी है, उसके बाद ये क्या है? प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक, देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों ग्राफ में। ठीक है, अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हम बाहर से एनर्जी देते हैं, उस रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है उनको बाहर से एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में। ओके, तो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने बाहर से भी तो एनर्जी दी है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा आएगी। तब ग्राफ जहाँ से हमने शुरू किया था वो प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी रिएक्टेंट से ऊपर होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि कौन सा ग्राफ किसका था। ठीक है, तो देखिए ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई ई प्रोडक्ट। उसके बाद मैं बताती हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने क्या बताया था कि मिनिमम एनर्जी इतनी उसके पास होनी चाहिए रिएक्टिंग स्पीशीज के बाद पास कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी तो इतनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, समझ रहे हैं आप? रिएक्टेंट की एनर्जी तो इतनी ही है। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी तो इतनी ही है हमारे पास और उसको थ्रेशोल्ड यहाँ तक पहुँचाना है, तो मिनिमम और एक्स्ट्रा एनर्जी हम कितना उसको प्रोवाइड करेंगे बाहर से, दैट वाज एक्टिवेशन एनर्जी। बताया ना मैंने, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रहा, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ही है और हमें एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्या लिखा है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ गए? उसके बाद ये देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी मतलब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी ये कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी तो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ओके, अब ये क्या है? ये डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा वाला रिएक्शन क्या है। दूसरा वाला ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इसमें कैसे ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में रिलीज हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से कम आएगी। ठीक है, समझ गए? तो आप ये ध्यान रखिएगा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होता है उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, मतलब नीचे नीचे होता है। ओके, अब देखिए शुरू में क्या है? ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, वैसे ही जैसा इसमें था वही है, यहाँ से यहाँ तक है रिएक्टेंट की एनर्जी। ओके, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या था कि मतलब रिएक्शन जो प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो होगा, पहले मैं आगे बताऊंगी ओरिएंटेशन फैक्टर में। ठीक है, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रही हमारी, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और तो देनी पड़ेगी बाहर से थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे था वही यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ओके, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, समझ गए ना? तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसका था, तो आप बस ये ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से कम आती है। बस आप इतना याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ है प्रोडक्ट वाला नीचे आता है और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना डेल्टा एच, यहाँ भी डेल्टा एच। डेल्टा एच है क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, डेल्टा एच कैसे डिफाइन करेंगे हम? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, देखिए या ग्राफ से ही आप समझिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ये माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा एच। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज डेल्टा एच। ठीक है, हमेशा इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना आए। ओके, अब देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कोई भी आएगी विद साइन हम लिखेंगे। ओके,
अगर कोई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हम उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या मानेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हमने बात कर ली थी एक्टिवेशन एनर्जी तक की। उसके बाद देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उनकी। ठीक है, तो हमें मिनिमम एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी है बाहर से, वो तो इस पर भी डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी। आप समझ सकते हैं वैसे भी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब हमें बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ रही है, मतलब हमें बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ रही है उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए। तो थ्रेशोल्ड तक वो जल्दी पहुंचेगा तो रिएक्शन फास्ट ही होगी ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। वैसे यहाँ पे देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि हमें बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। ठीक है, तो डिफरेंट रिएक्टेंट का डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखिए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कैसे करता है अफेक्ट? कैटालिस्ट इट प्रोवाइड्स न्यू पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रिएक्शन मैकेनिज्म जिस पाथ से प्रोसीड कर रही थी उसको नया पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट देते हैं तो क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करेगा। ठीक है, तो कम ही थ्रेशोल्ड एनर्जी पे थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करेगा तो हमें बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी क्योंकि वो जल्दी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, अगर वहीं नेगेटिव कैटालिस्ट लगाते हैं तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से क्या है, हमें बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। ओके, अब देखिए ये ग्राफ है, जैसे ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताइए कौन सा ग्राफ है, सोच के बताइए। क्या पूछा था मैंने कि कौन से रिएक्शन के ग्राफ है, मतलब एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो कैसे पहचानेंगे आप, यहाँ देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब मतलब ये सीधा आपको दिख रहा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ है क्योंकि बहुत एनर्जी इसमें रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड ऑल मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ओके, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, तो ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सी रिएक्शन की एनर्जी है। छोड़िए आगे देखिए, ये देखिए ये है इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही थी। ठीक है, अब देते हैं हम नेगेटिव कैटालिस्ट देते हैं तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी था यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ेगी हमें तो स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, पहले भी बताया मैंने पहले वाले फैक्टर में ये चीज़। ओके, उसके बाद देखिए ये है पॉजिटिव कैटालिस्ट। ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम कर दिया और इसने एक्टिवेशन एनर्जी भी कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ओके, अब देखिए कुछ नोट के पॉइंट्स हैं। कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट डू नॉट चेंज डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन में ये कोई चेंज नहीं लाते हैं। ओके, कैटालिस्ट डू नॉट चेंज गिब्स एनर्जी, दैट इज इट डज नॉट मेक अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब क्या है, गिब्स एनर्जी जो होता है डेल्टा एस, उसमें भी ये कोई चेंज नहीं लाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कैटालिस्ट दे रहे हैं तो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मैंने बताया ना। यहाँ पे देखिए इट प्रोवाइड्स ओनली न्यू पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये सिर्फ पाथ चेंज करता है, ना ही वो डेल्टा एच को अल्टर करेगा ना ही डेल्टा एस को। ठीक है, तो हमने बात कर दी एनर्जी बैरियर की। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए हमें दो बैरियर क्रॉस करने होते हैं, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर मैंने आपको बता दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन बैरियर की। ठीक है, तो देखिए ओरिएंटेशन फैक्टर, मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट A2 है और B2 है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2AB में। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कैसे होगा, ये A2 मॉलिक्यूल ऐसे मैंने बताया है इलस्ट्रेट करने के लिए, समझने के लिए। ओके, ये B2 मॉलिक्यूल ऐसा बनाया है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था ना ग्राफ में। ठीक है, कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे बताया था ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्टेंट से, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ A और मॉलिक्यूल ऑफ B अलाइन हो गए। ठीक है, फिर प्रोडक्ट क्या बना रहा था हमारा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB, तो AB प्रोडक्ट बन गए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है A और B के बीच में। तो ये था प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि प्रॉपरली अलाइन है तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया। उसके बाद देखते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे मान लेते हैं A2 मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट ये है और B2 का ये है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा ही नहीं, मतलब कोई बॉन्ड ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं A और B के बीच में, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो
रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए क्या था, पहले तो हमने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ली कि एनर्जी बैरियर हम क्रॉस करेंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। दूसरा था कि हमारा ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए तभी हमें प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इफेक्टिव कोलिजन की भी बात करेंगे कि मतलब इफेक्टिव कोलिजन से ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा था। तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब ये दोनों बैरियर क्रॉस करेगा रिएक्टेंट। कौन कौन सा बैरियर, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड, मतलब जो मॉलिक्यूल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके आगे देखिए लिमिटेशंस क्या है इसकी कोलिजन थ्योरी की। ठीक है, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन गैसियस रिएक्शन एंड ऑन सॉल्यूशंस इन विच रिएक्टिंग स्पीशीज आर मॉलिक्यूल्स, मतलब कहने की बात है ये कि सिर्फ मॉलिकुलर स्पीशीज पे ये कोलिजन थ्योरी हम अप्लाई करते हैं। ओके, अगर आयनिक स्पीशीज कुछ है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके आगे देखिए एप्लीकेबल ऑन सिंपल बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन पे ये एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सारी मतलब जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं सारे एलिमेंट्री हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं, तो उनके लिए ये थ्योरी डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर करता है। ठीक है, जबकि मतलब बहुत सारी ऐसी थ्योरी आई हैं जो इस चीज़ को डिस्कार्ड करती है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट हार्ड स्फीयर। ठीक है, तो हमने बात कर ली कोलिजन थ्योरी की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।